जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स यानी ग्रहों की युतियां। ग्रह की युति होती क्या है और किस प्रकार से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की युति जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी प्लैनेट्स को आप कंजंक्शन के रूप में जब पढ़ो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ में कंटिन्यू रहते हैं तो होता क्या है कि एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर आने लग जाता है। तो ग्रहों की युति को पढ़ने से पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब तक 5 सेशन हो चुके हैं अपने, और आप लोगों ने अच्छे से इसको सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे और प्रैक्टिकल किया होगा। देखिए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस देखो, क्लास ले और आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक आप पढ़ी हुई चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे चार्ट्स के ऊपर, आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपके जहन में नहीं आएगी, आप सीखोगे नहीं। आपको लगता होगा कि मैंने क्लास ले ली, मेरे जो आज सर ने पढ़ाया वो चीज़ क्लियर हो गई और मैं इस चीज़ को कर लूँगा। तो ये आपका भ्रम है, आप नहीं कर पाओगे। जब तक पढ़ी हुई चीज़ को आप कंटिन्यू चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करते हो, तब तक वो चीज़ इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए जो भी अब तक आपने पढ़ा है, सबको प्रैक्टिस में लाइए, आप चार्ट्स के ऊपर अप्लाई कीजिए और बार बार देखिए कि क्या जो मैंने पढ़ा है वो मैं चार्ट के ऊपर अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको उन ग्रहों के कारक तत्व, उनके जो कंजंक्शन है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है राशियों के बारे में, हाउस के बारे में, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में, तो वो सारा नॉलेज आपको याद होने लग जाएगा और आपको अपने नोट्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपने सिर्फ और सिर्फ ये इतना ध्यान में रखा कि मुझे क्लास लेनी है, देखना है और मैं एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊंगा, तो ये आप अपने आप का नुकसान कर रहे हो और कुछ नहीं है। तो आप चाहते हो कि यदि आपकी लर्निंग अच्छी हो और आप सच में एक अच्छी कमांड इस सब्जेक्ट के ऊपर करो, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होगी। जो मैं वीकली क्लास ले रहा हूँ उसका पर्पज़ क्या है? मैं चाहता हूँ तो हर 2 दिन से 3 दिन से मैं क्लास ले सकता हूँ, लेकिन वीकली क्लास लेने का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए, जो आप पढ़ो उसको अच्छे से आप अप्लाई कर पाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इतना जो गैप मिलता है इसको आप यूटिलाइज करो। अब तक 5 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने आपको ना तो असाइनमेंट दिया है ना किसी प्रकार का होमवर्क दिया है, लेकिन आज इस सेशन के लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है? और जो भी आपके डाउट सेशन में नोट किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेज के या इस क्लास के, तो आप नोट डाउन करके रख लीजिए। जब मैं पढ़ा के स्टॉप करूंगा तो मैं खुद आपको बोलूंगा, उस टाइम आप मुझसे कनेक्ट होइए, उस टाइम अपना डाउट आप पूछ सकते हो। जब मैं एक्सप्लेन करूं उसके बीच में आप प्लीज डाउट सेशन स्टार्ट ना करें। ठीक है ना? तो मैं जो एक्सपेक्ट किया है मैंने आप लोगों से, आई होप कि आप उस चीज को अप्लाई करोगे। आपने जो भी पढ़ा है उसके नोट्स बनाओगे, उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। आपने कितनी तैयारी करी है 5 सेशन को लेकर मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं जो आपको असाइनमेंट देने वाला हूं वो जब आप मेरे सामने लाओगे तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को सीरियस लिया या नहीं लिया। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता। साधना और प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। तो मैं आपसे पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि यदि आप सच में एस्ट्रोलॉजी में सीरियस लेकर सीख रहे हो तो इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए चार्ट्स के ऊपर, जो भी मैं पढ़ाता हूं। ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स यानी ग्रहों की युतियां। ग्रहों की युति या कंजंक्शन हम किसे बोलते हैं? जब दो ग्रह एक साथ बैठ जाए या किस प्रकार से वो संबंध बनाते हैं एक दूसरे से, वो आज हम जानेंगे। अब देखिए, कंजंक्शन को हम क्यों पढ़ रहे हैं? आपने पढ़ा होगा कि शनि राहु की युति है, शुक्र मंगल की युति है, बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। तो ये युति होती क्या है और इनको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? इसको आप एस्ट्रोलॉजी के अलावा आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि आप किसी व्यक्ति से कंटिन्यू कनेक्ट हो, कंटिन्यू आप किसी से बात कर रहे हो, उसके हर डे आप
उससे कनेक्टिविटी रखते हो तो होगा क्या कि उसके बोलने का तरीका, उसके बिहेवियर का तरीका धीरे धीरे आपकी आदतों में आने लग जाएगा। ये तो आपने नोटिस किया होगा कि जिस व्यक्ति से हम कंटिन्यू कनेक्ट रहते हैं, उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, बहुत सारी बातें जो हमारे अंदर आने लग जाती है और हमारी बातें वो अडॉप्ट करने लग जाता है। सेम यही चीज ग्रहों की युति में होती है। जब दो ग्रह एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो वो अपने जो गुण हैं, अपने जो ट्रेड्स हैं, वो आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को वो ट्रांसफर करते हैं। अब कोई ग्रह का संबंध कितना मजबूत होगा, कितना नॉर्मल होगा, ये डिपेंड करता है कि वो डिग्री वाइज कितने क्लोज है। जितना डिग्री वाइज 4 से 5 डिग्री का जितना क्लोज कंजंक्शन होगा उतना ही इफेक्टिव होगा। और कौन सा कंजंक्शन ज्यादा पावरफुल होता है ये भी आप अभी समझ लोगे। ठीक है, तो ग्रह के जो युति होती है वो कितनी प्रकार से डिवाइड की गई है और आप कैसे समझ सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं जिससे आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रहों की युति। कंजंक्शन से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब दो ग्रह एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो वो एक चार्ट के अंदर कितने प्रकार से एक दूसरे से कंजंक्ट हो सकते हैं, इसे बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स। जब एक भाव के अंदर, एक हाउस के अंदर, एक घर के अंदर दो ग्रह एक साथ बैठे हो तो ये एक प्रकार का संबंध बनता है जिसे हम बोलते हैं हाउस कंजंक्शन। जिस भाव के अंदर, एक भाव के अंदर, एक घर के अंदर दो ग्रह बैठे हो तो वो क्या करें, युति के अंदर है वो, पहली चीज। दूसरा संबंध कैसे बोल सकते हो आप, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब जब एक ग्रह जिस राशि में हो दूसरा ग्रह उसकी राशि में हो और वो राशियों से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। देखिए आपको मैं चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ये बर्थ चार्ट है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से ये। ठीक है, तो पहले मैंने यह बताया कि जैसे दो ग्रह एक साथ बैठे हों, जैसे आप फर्स्ट हाउस में देखोगे कि सूर्य और बुध यानी सन और मरकरी फर्स्ट हाउस के अंदर एक साथ बैठे हैं, तो ये इन दोनों की युति हो गई, ये कंजंक्शन में है। ये तो हो गई हाउस कंजंक्शन, एक भाव में जब दो ग्रह बैठे हो। तो दूसरी तरीके का कंजंक्शन कैसे देखते हैं हम, एक्सचेंज को। एक्सचेंज का मतलब जैसे आप 10th हाउस में देखो, 2 नंबर राशि है, ठीक है, और 2 नंबर राशि है, इसके वीनस लॉर्ड होते हैं जो कहां बैठे हैं, 10th हाउस में। और 4th हाउस में साइन है 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो, जिसके लॉर्ड होते हैं आपके मार्स, वो कहां गए, 10th हाउस में। तो एक दूसरे से इन्होंने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया कि इस राशि के स्वामी तो 4th हाउस में आ गए और 4th हाउस के स्वामी इस हाउस के अंदर आ गए, मतलब दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसे बोलते हैं एक्सचेंज यानी विनिमय, युति, कंजंक्शन है ये सेकेंड टाइप का। थर्ड थर्ड बोलते हैं हम दृष्टियों का संबंध, यानी एस्पेक्ट जो होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए एक तरीके से तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वीनस की मंगल पे दृष्टि आ रही है और मंगल की शुक्र पे दृष्टि आ रही है, तो ये एक दूसरे से संबंध के अंदर है। चंद्रमा 3rd हाउस से जुपिटर को देख रहा है, बृहस्पति को, और बृहस्पति
9th हाउस से 3rd हाउस में 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, तो ये दृष्टि संबंध हो गया। तो संबंध कितने तरीके से हुए? जब दो ग्रह एक साथ बैठे हों, राशियों का स्वामी एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर ले, एक्सचेंज हो जाए, इसको भी अपन युति बोलते हैं। तीसरा बोला हमने जब दृष्टि से संबंध हो जाए, तो जैसे मून को जुपिटर देख रहा है और जुपिटर को मून देख रहा है, तो मून और जुपिटर की युति हो गई। ये चीज आप इस प्रकार से समझ सकते हो। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज का पता होना जरूरी है कि जो साइन है, जोडिक साइन है, उसके लॉर्ड कौन है, जिस राशि को आप पढ़ रहे हो उसके स्वामी कौन से हैं। तो ये बेसिक नॉलेज मैं आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर दे चुका हूं कि कौन सी राशि है, उसके कौन से स्वामी बनते हैं। अब देखिए कंजंक्शन को आप कैसे रीड करते हो और क्यों हम इसको इतना महत्व दे रहे हैं कि हम एज ए टॉपिक ग्रहों की युति पढ़ रहे हैं। देखिए इसका इफेक्ट कैसे आता है। मैंने आपको समझाया कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से कंटिन्यू कनेक्ट होते हैं या हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो होता क्या है कि उनके अंदर एक दूसरे के हाव भाव आपको दिखाई देने लग जाएंगे। बात करने का तरीका, रहने का तरीका, बोलने का तरीका, उनका एक्सचेंज होने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब दो ग्रह एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, तो इनके भी जो गुण हैं, इनके भी जो ट्रेड्स हैं, वो क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये संबंध इस प्रकार से आपके चार्ट को प्रभावित करता है। जैसे शनि जो है कर्म का कारक है, सैटर्न रिप्रेजेंट्स योर कर्मा। शनि हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब शनि के साथ में जो ग्रह बैठेगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन इस ग्रह से जुड़ा हुआ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सैटर्न और मार्स की युति हो जाए, शनि और मंगल की युति हो जाए, चाहे तो वो एक दूसरे से साथ में बैठे हो, दृष्टि से एक दूसरे से संबंध में हो, या शनि और मंगल की राशियों का परिवर्तन हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो भी हम इसे युति बोलते हैं। इसके अलावा यदि एक ग्रह दूसरे से ट्राइन के अंदर आ जाए, तो वो भी युति मानी जाती है। जैसे एक फर्स्ट हाउस के अंदर है, दूसरा 9th हाउस के अंदर, 5th हाउस के अंदर आ जाए, तो उसको बोलते हैं ट्राइन का कंजंक्शन। तो शनि और मंगल की युति से आप ये बोल सकते हो कि शनि क्या है, कर्म, और मंगल किस बातों को रिप्रेजेंट करता है, मंगल रिप्रेजेंट करता है भूमि को, टेक्निकल चीजों को, डिफेंस को। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन मंगल से जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी टेक्निकल हो सकता है वो भूमि का कोई कार्य करे, हो सकता है वो डिफेंस में हो, पुलिस, आर्मी, इनके अंदर हो सकता है, वो बेल्ट की जो नौकरी होती है उसको मार्स गवर्न करता है। शनि के साथ में सूर्य की युति हो जाए, सूर्य कंजंक्शन में आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये व्यक्ति अपने फादर से जुड़ा हुआ प्रोफेशन कर सकता है। इस प्रकार से आप कब डिकोड कर पाओगे, जब आपको उन प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस का पता होगा, आपको ये पता होगा कि ये ग्रह किन बातों को रिप्रेजेंट करता है, तो ही आप डिकोड कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको बोला है कि अब तक जो सेशन हुए हैं, मैंने आपको ना तो कोई होमवर्क दिया है, ना कोई असाइनमेंट दिया है, लेकिन इस क्लास के एंड में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, और उस असाइनमेंट का जो आप रिवर्ट करोगे वो बताएगा कि आप लोग कितने सीरियस हो कोर्स को लेकर। शनि और बुध की युति हो जाए, सैटर्न और मरकरी कंजंक्शन में आ जाए, तो क्या बोलोगे आप कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजर हो, क्योंकि बुध रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी को भी। शनि और वीनस की युति हो जाए, शुक्र और शनि एक साथ आ जाए या कंजंक्शन में आ जाए, तो क्या होगा कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन वीनस से रिलेटेड होगा। जैसे वीनस रिप्रेजेंट फाइनेंस, तो फाइनेंस में जॉब कर सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड उसका काम हो सकता है। ब्यूटी, कॉस्मेटिक, रेडीमेड क्लॉथ्स, ये वीनस के डोमेन है, इनसे जुड़ा हुआ उसका प्रोफेशन हो सकता है। हो सकता है कि उसका कोई सैलून हो, उसका कोई पार्लर हो। तो सैटर्न और वीनस ये दिखाता है। सैटर्न और राहु आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, राहु किन बातों को रिप्रेजेंट करता है, राहु रिप्रेजेंट करता है फॉरेन को, टेक्नोलॉजी को।
छाया से रिलेटेड कार्य को, सोशल मीडिया को, इंटरनेट को, तो आप ये बोल सकते हो कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है, विदेश से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने प्रोफेशन के अंदर इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज करता हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ इसके कार्य हो। केतु आ जाए शनि के साथ में, तो आप क्या बोलोगे कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन आयुर्वेदा, मेडिकल, लॉ या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि केतु इन सब बातों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं यदि सैटर्न और मून का कंजंक्शन बन जाए, यानी सैटर्न और मून एक साथ में हो, दृष्टि से संबंध बना ले या राशि परिवर्तन हो जाए, तो आप ये बोल सकते हो कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन फूड रिलेटेड या कोई लिक्विड से रिलेटेड, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है या कोई लिक्विड चीज है, इनसे जुड़ा हुआ काम उस व्यक्ति का हो सकता है, रेस्टोरेंट वगैरह इसका हो सकता है। तो ये सारी बातें क्या कब डिकोड कर पाओगे? जब आपको ग्रहों के कारक तत्वों का पता होगा, तो आप कंजंक्शन को पढ़ पाओगे और कंजंक्शन के साथ साथ में आप ये बता पाओगे कि इस व्यक्ति का ये जो कंजंक्शन है किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वीनस क्या है? वीनस आपकी वेल्थ है। अब वीनस के साथ में जो ग्रह बैठता है वो क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं कि इस व्यक्ति की इनकम, इस व्यक्ति का जो वेल्थ है वो कहां से जनरेट होगा, वो उसका कंजंक्शन बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का वीनस और सन साथ में आ जाए, शुक्र और सूर्य की युति हो जाए, तो आप आराम से बोल सकते हो कि ये व्यक्ति अपने फादर से या गवर्नमेंट से पैसा कमाएगा, या ये इनकम का जो सोर्स होगा वो गवर्नमेंट रिलेटेड होगा। आप उस ग्रह को जोड़कर आप डायरेक्ट डिकोड कर सकते हो। जुपिटर और वीनस आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये कोई टीचर हो सकता है, पढ़ने या पढ़ाने का कार्य करे, हो सकता है ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ कार्य करे, हो सकता है कोई पूजा पाठ करना, धार्मिक कर्म करना करे, उससे ये धन अर्जित करता हो। क्योंकि वीनस हो गई आपकी वेल्थ, और उसके साथ में बैठे वाला प्लेनेट ये बता देगा कि आपके इनकम का सोर्स क्या है। इस प्रकार से ग्रहों की युति जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये डिफाइन करती है कि एक बर्थ चार्ट को कैसे स्टडी किया जाता है। अब देखिए राहु क्या है। राहु के बारे में सिग्निफिकेंस आपने पढ़े होंगे कि राहु इनसिक्योरिटी है, राहु चीट है, राहु इल्यूजन है, राहु ऑब्जर्वेशन है। तो राहु जब शुक्र के साथ में आपको दिखाई दे किसी चार्ट के अंदर, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस क्लास से ही अपनी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी चालू हो चुकी है। उससे पहले हमने जरूर कुछ फॉर्मूलाज डिक्टम पढ़ी थी, लेकिन प्रीवियस क्लास से हम जो पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली आपको प्रिडिक्शन की ओर लेकर जाएगा, उन्हीं के द्वारा आपको प्रिडिक्शन करनी है। इसलिए इन क्लासेज को आप सीरियस लीजिए, अच्छे से पढ़िए, और यही तरीका होगा। जितना आप एस्ट्रोलॉजी को सिंपल रखोगे, जितना आसान भाषा में समझ लोगे, उतना ही समझाने में आसानी होगी। ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जितना सरल रहोगे, जितना अपना इंटेंशन प्योर रखोगे, उतनी ही आप अच्छी प्रिडिक्शन कर पाओगे, उतना ही चार्ट आपको समझ में आएगा। यदि आपने कॉम्प्लिकेशन कर लिया, जबरदस्ती इसको कॉम्प्लिकेट बनाने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी कंफ्यूजन हो जाओगे और वो चीज कर नहीं पाओगे जो स्टडी करनी है आपको। तो राहु और वीनस आ जाए तो आप क्या बोल सकते हो कि वीनस क्या है? वेल्थ। राहु क्या है? राहु फॉरेन भी है, आउट ऑफ द बॉक्स भी है, यानी अबंडेंस की बात करता है राहु। हमेशा मैक्रो लेवल की बात करेगा, छोटे लेवल की बात नहीं करेगा, मैक्रो लेवल की। केतु तो माइक्रो लेवल है और राहु क्या है? मैक्रो लेवल। तो हम ये बोल सकते हैं राहु वीनस की में कि ऐसे व्यक्ति का जो इनकम का सोर्स होगा वो फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अबंडेंस वेल्थ क्रिएट करेगा। राहु और वीनस की युति ये बताती है कि इस व्यक्ति के पास में अपार धन होगा। लेकिन ये कंजंक्शन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि देखिए राहु क्या है? राहु चीट भी है, किसी व्यक्ति के साथ में चीट करना ये राहु रिप्रेजेंट करता है। तो राहु और वीनस में क्या होता है कि इस व्यक्ति के रिलेशनशिप में इश्यू आएगा। अब ये चीट खुद करे या इसके साथ में चीट हो, बात एक ही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना। तो जहां एक कंजंक्शन आपको वेल्थ वाइज बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन रिलेशनशिप वाइज वो चीज नेगेटिव हो रही है। इसलिए बर्थ चार्ट को स्टडी करते टाइम कभी भी आपको एक पक्ष को नहीं देखना है कि जो
पूछा है वही आप डायरेक्ट बता रहे हो सकता है कि उस हाउस में पॉजिटिव चीज भी हो जो आपको बतानी चाहिए। तो आपको हर ग्रह का पॉजिटिव और नेगेटिव, हर हाउस का पॉजिटिव और नेगेटिव आपको ट्रेड्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपके पास में वही व्यक्ति आएंगे जो खुद प्रॉब्लम में है, और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, उनको सही मार्गदर्शन करो कि आपके लिए क्या सही है, प्योर इंटेंशन के साथ में। जितना आपका इंटेंशन प्योर होगा उतनी ही अच्छी आपकी एस्ट्रोलॉजी होगी। ये फैक्ट है, क्योंकि इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है भाव आपका, जिसको रूल करता है केतु, और केतु ओकल्ट का कारक है। इसलिए अपने इंटेंशन को हमेशा अच्छा रखिए। तो ग्रहों की युति इस प्रकार से वर्क करती है, आप समझ सकते हो कि प्रोफेशन देखना हो, वेल्थ देखनी हो, रिलेशनशिप देखनी हो, तो आप उस ग्रह को पकड़िए जो रिलेशनशिप का कारक है। जैसे आपके पास में रिलेशनशिप का इश्यू आया, तो आपको क्या देखना है कि वीनस की प्लेसमेंट चेक करनी है कि वीनस के साथ में कौन सा ग्रह है, किस ग्रह के साथ में ये कंजंक्ट है। किसी ने आपको प्रोफेशन के बारे में पूछा, तो आप सैटर्न को चेक करिए। 10th हाउस तो देखना ही है, लेकिन आप सैटर्न को भी चेक करिए, वीनस को भी चेक करिए। क्यों? क्योंकि वीनस वेल्थ भी तो है। वीनस आपके धन को भी तो रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हर ग्रह को आप अलग अलग तरीके से आपको स्टडी करना है। कभी भी एक चीज को लेकर नहीं बैठना कि इसने प्रोफेशन का पूछा है तो मैं सिर्फ सैटर्न को ही देखूंगा। सैटर्न आपका कर्म है, लेकिन शुक्र क्या है? शुक्र धन है। तो कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसके एवज में हमें धन की प्राप्ति होती है। तो आपको शुक्र को भी देखना है, आपको सेकंड हाउस लॉर्ड को भी देखना है, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस है आपका इनकम का सोर्स। तो इस तरीके से आपको चार्ट को स्टडी करते हुए चलना है। तो ये तो हो गया कंजंक्शन ऑफ प्लेनेट। अब ये भी ध्यान में रखना है कि कंजंक्शन कौन से भाव में हो रहा है, वो भी मैटर करता है। किससे कंजंक्शन? ये जो एक्सचेंज का कंजंक्शन होता है, ये काफी इफेक्टिव होता है। वैसे तो हर एक कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सचेंज का जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी माना जाता है। अब प्रीवियस क्लास में मुझे ये बोला गया था कि सर हम चार्ट को स्टडी करें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे फर्स्ट हाउस को स्टडी करना है तो हमारे फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, ब्लैंक है। तो हम फर्स्ट हाउस लॉर्ड को कैसे स्टडी करें? सेकेंड हाउस में चला गया, थर्ड हाउस में चला गया, फिफ्थ में चला गया, तो हम कैसे स्टडी करें? तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद रखने का प्रयास कीजिए। जैसे आप फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट को स्टडी कर रहे हो, तो आपको जो फर्स्ट हाउस के अंदर जोडिएक साइन है, जो राशि है, उस राशि के स्वामी का पता होना जरूरी है कि इसके स्वामी कौन से हैं। तभी तो आप स्टडी कर पाओगे। ये क्या है? इनिशियल स्टेप है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाउस लॉर्ड बन रहा है उसके खुद ग्रह के कारक तत्व क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। जैसे किसी का सन है, 5 नंबर असेंडेंट के अंदर सन बनता है, तो सूर्य किन बातों को रिप्रेजेंट करता है? ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको उस ग्रह के कारक तत्व का पता होगा तो ही आप उसकी प्लेसमेंट को स्टडी कर पाओगे। सेकंड चीज, आपको ये देखना है कि वो किस भाव में जा रहा है। जिस भाव में जा रहा है उस भाव के सिग्निफिकेंस आपको पता है या नहीं है, क्योंकि उस भाव के सिग्निफिकेंस आपको पता होंगे तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। देखिए, हाउस क्या है? हाउस है जड़। जैसे किसी भी हाउस को देख लो, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th और 12th, किसी भी हाउस को स्टडी करो, हाउस हमेशा फिक्स है। जैसे आपका जो फर्स्ट हाउस है वो हर व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट ही होगा। आपका जो 7th हाउस है वो हर व्यक्ति की कुंडली में वहां पे 7th हाउस ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं है कि आपकी कुंडली में जो 7th हाउस काउंट कर रहा हूं मैं, मेरी कुंडली के अंदर वो 4th हाउस बन जाएगा। ऐसा नहीं है, वो सबकी कुंडली के अंदर 7th हाउस ही रहेगा। उसे बोलते हैं जड़। तो जड़ हमेशा फिक्स रहेगी। मूवेबल कौन है? जीव। इसे बोलते हैं जड़ और जीव का कॉम्बिनेशन, कि जो भाव है वो है आपकी जड़, और उस भाव का स्वामी है, यानी वो जो हाउस लॉर्ड है वो कौन है? वो जीव है। तो जीव जिस भाव में जाएगा उस भाव से कनेक्ट हो जाएगा।
जिस भी हाउस को आप स्टडी करो, आज मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए कि जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेज में होती है तो आप कैसे स्टडी कर सकते हो। देखिए फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस आपकी कोर पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है। तो जो भाव, जो प्लेनेट आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आएंगे, प्लेस्ड हो जाएंगे, उनका डायरेक्ट इफेक्ट आपके व्यक्तित्व पर आएगा, वो चीजें आपको प्रभावित करेगी। फर्स्ट हाउस लॉर्ड जिस भाव में जाएगा उससे जुड़ा हुआ दबाव, उससे जुड़ा हुआ प्रेशर, उसकी तरफ झुकाव उस व्यक्ति का रहेगा। कैसे रहेगा, किस तरीके से स्टडी करते हैं, आइए जानते हैं। अब देखिए ये एक पत्रिका है, ठीक है। सब लोगों के अपने अपने चार्ट खुले हुए होने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग से यही बोला है कि जब आप क्लास लेने बैठो तो एटलीस्ट या तो आपको अपना चार्ट याद होना चाहिए या आपके सामने अपना बर्थ चार्ट खुला हुआ होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप जो मैं डिक्टम समझा रहा हूँ उसको डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। यदि आपको अपना चार्ट याद है इट्स ओके, याद नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ कि आप आराम से अपना बर्थ चार्ट खोल लीजिए और उसको अपने सामने रख लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए जैसे ये फर्स्ट हाउस है, अब इसके अंदर यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है आपके चार्ट में 4 हो, किसी के 5 नंबर हो, किसी के 7 नंबर हो, किसी के 9 नंबर हो, किसी के 12 नंबर हो, यानी 12 राशियां हैं तो कोई सा भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। अब जो राशि यहाँ पर होगी फर्स्ट हाउस के अंदर, उस राशि के जो स्वामी होंगे वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट हाउस लॉर्ड। यानी ये लग्न है और लग्न के स्वामी क्या कहलाएंगे, लग्नेश। आप इसको लग्नेश भी बोल सकते हो, आप इसको फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी बोल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या है कि ये साइड में मैंने एक डिटेल बनाई है, हालांकि पहले पढ़ा चुका हूं, फिर भी आपके लिए कि ये जोडिएक साइन है और ये इनके रूरल है। ये रूलर है कि फर्स्ट हाउस में जैसे 1 नंबर और 8 नंबर आ गया, यानी मेष और वृश्चिक, एरीज और स्कॉर्पियो साइन आपको फर्स्ट हाउस में दिखाई दे तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड क्या बनता है, मार्स, क्योंकि ये 1 नंबर और 8 नंबर को रूल करता है। तो यहां पर आपको 1 नंबर दिखाई दे, 8 नंबर दे, तो आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड हो गया मार्स। यदि किसी के 2 नंबर या 7 नंबर है तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन सा बनता है, वीनस। यहां पर 3 नंबर या 6 नंबर आ जाए तो कौन बनेगा, मरकरी, क्योंकि मिथुन और कन्या के स्वामी बनते हैं मरकरी। 4 नंबर यानी मून। यहां पर 4 नंबर से किसी का चार्ट स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट हाउस के अंदर आपको 4 नंबर दिखाई दे, इट मींस फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज मून। यहां पर 5 नंबर आपको दिखाई दे, मतलब सिंह राशि अगर आ जाए, लियो साइन यहां पर आ जाए तो इसके स्वामी बनते हैं सन। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन हो गया आपका, सन हो गया। किसी के 9 नंबर या 12 नंबर आ जाए, यानी धनु या मीन राशि, सेजिटेरियस या पाइसेज का साइन यहां पर आ जाए तो इस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन बनेगा, जुपिटर। इस प्रकार से आपको इन राशियों का और राशियों के स्वामी का पता होना जरूरी है। ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूं कि आपको चार्ट को पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए जैसे डिफरेंट हाउसेज की हम बात करें कि देखिए प्लेनेट अपने कारक तत्व हमेशा अपने साथ में रखता है, ये चीज अपने जहन में बिठा लीजिए। हाउस लॉर्ड किसका है वो बाद की बात है, सबसे पहले वो अपने जो गुण है, जो भी मर्जी ग्रह जिस भाव में बैठा है वो अपने गुण हमेशा अपने साथ में रखता है। जैसे आप अपने ऊपर ये बात ले लीजिए कि आपके जो भी आपका बिहेवियर है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आपकी जो भी वीकनेस है, आपका जो भी नेचर है, आप किसी भी शहर में किसी के भी घर चले जाओ, आपका जो स्ट्रेंथ, आपकी जो वीकनेस, आपका जो बिहेवियर है वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। अब आप कहाँ से आए हो, क्या बिलोंग करते हो, ये बात की बात है। ठीक उसी प्रकार प्लेनेट के लिए भी चीज लागू होती है कि जिस भाव को आप स्टडी कर रहे हो, जिस हाउस को आप स्टडी कर रहे हो, वहां पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्लेनेट कौन सा बैठा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वहां पे बैठे हुए प्लेनेट का होगा, क्योंकि वो सबसे पहले अपने कारक तत्व वहां पर दिखाएगा ही दिखाएगा। किसी भी ग्रह को आप स्टडी करो, वो अपने, जैसे आप किसी ग्रह की दशा भी स्टडी करोगे ना कि इस ग्रह की दशा चल रही है, तो मान के चलिए कि वो दशा के अंदर
अपने जो कारक है वो तो दिखाएगा ही। जैसे किसी का मंगल जो है किसी भाव का स्वामी है, अब वो किसी का भी हो सकता है, फर्स्ट का भी हो सकता है, फोर्थ का भी हो सकता है, नाइन्थ का भी हो सकता है। अब वो भाव तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंगल के जो गुण हैं वो सबके साथ में एक जैसे रहेंगे, क्योंकि मंगल तो एक ही ग्रह है। उसके जो ट्रेड्स हैं, एनर्जी का, कॉन्फ्लिक्ट का, अग्रेशन का, तो वो आपको उस दौरान दिखाई देंगे। हो सकता है कि वो आपके लिए गेम्स लाइक लेकर आए, हो सकता है वो आपको कंपटीशन में कंपटीशन क्लियर करवा दे। वो डिपेंड करता है आपके चार्ट के अंदर कि वो किस हाउस को रूल कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जो गुण है ना वो हमेशा अपने साथ में रखेगा। तो यहां पर जो भी आपकी हाउस लोड बनता है, फर्स्ट हाउस लोड की प्लेसमेंट जब फर्स्ट हाउस में हो जाए तो उसे आप कैसे देखते हो? देखिए, फर्स्ट हाउस को स्टडी करने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट हाउस आप स्वयं हो। यहाँ पर जब शुभ ग्रह बैठ जाएं, नैसर्गिक यानी बेनिफिक प्लेनेट्स, जैसे मून है, मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, ऐसे ग्रह बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित अच्छा रहता है, स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम नहीं आती। और वहीं यदि मेलेफिक प्लेनेट आ जाए, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस दशा के दौरान कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू, ट्रबल देखने को मिलती है। और क्या होता है कि अगर शुभ ग्रह हैं तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं से सहायता मिलती रहती है। और वहीं यदि अशुभ ग्रह, मेलेफिक प्लेनेट्स आ जाते हैं तो उस व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है, एकदम से आसानी से उसको लोगों की हेल्प नहीं मिलती। अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में आ जाए तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद पर ध्यान लगाने वाला होता है। उससे दुनियादारी बाद की बात है, वो पहले खुद के ऊपर अपनी एनर्जी लगाएगा। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट ये बताती है कि इस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर किस चीज का है, ये व्यक्ति का जो झुकाव है ये किस कार्य की ओर झुकाव है, कौन से भाव की ओर झुकाव है। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब फर्स्ट हाउस में हो जाए तो ये व्यक्ति खुद के ऊपर ध्यान ज्यादा लगाएगा, उसका झुकाव खुद की ओर होगा, खुद के इंप्रूवमेंट की ओर होगा कि मैं अपना बेटर कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी फिजिकल मेंटल वेलबींग कैसे रख सकता हूँ। सेल्फ सेंटर्ड हो गया है व्यक्ति। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब इस प्लेसमेंट को यदि कोई पूछे कि मैं कैसे अच्छी कर सकता हूँ, देखिए जो चार्ट हमें मिला है इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि ये चार्ट मिला है हमें हमारे पूर्व कर्मों की वजह से। ये हमारा प्रारब्ध, पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें चार्ट मिला है। लेकिन जो ग्रह में मिला है उसके साथ में हम कैसा कर्म कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। जैसे किसी का ग्रह, जैसे मंगल फर्स्ट हाउस में है, कोई बोलता है कि इस व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है ये। लेकिन यदि वो व्यक्ति इस चीज को जान ले कि भाई मंगल मेरा फर्स्ट हाउस के अंदर है, इसलिए मेरा नेचर थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को फिजिकल एक्टिविटी में लगा देगा। तो उसकी जो एनर्जी वो कहाँ चली गई, फिजिकल एक्टिविटी में। तो उसने क्या किया, उस मंगल को पॉजिटिव यूटिलाइज कर लिया। अदरवाइज वो एनर्जी कहाँ निकलेगी, दूसरों के ऊपर। तो इस प्रकार से आप हर हाउस को, हर प्लेनेट को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ट्रीट करता हुआ देखोगे। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में आ जाए तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहां पर शनि आ जाए, देखिए मैंने क्या कहा कि राशियों के हिसाब से रूलर है, तो वो आप प्लेनेट के अनुसार पढ़ सकते हो। तो शनि क्या है कि आलस का कारक है, लेकिन इसकी पॉजिटिव चीज क्या है, डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, सेवा भाव। तो यदि वो व्यक्ति चाहता है कि मुझे शनि के नेगेटिव रिजल्ट ना मिले तो वो क्या करेगा, शनि के जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है उनको वो काम में ले सकता है। तो फर्स्ट हाउस संपूर्ण व्यक्तित्व है आपका। तो जो भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जिस व्यक्ति के भी फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को सुधार करने के लिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमेशा अच्छी बुक रीडिंग करनी चाहिए। बुक रीड करना किस चीज को दर्शाता है, बुक रीड करना आपके डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी को। आप जैसा सुनते हो, जैसा देखते हो, जैसा बोलते हो, धीरे धीरे वो चीजें आपके अंदर क्रिएट होने लग जाती है। आपका विचार
आपका विचार, आपका एक्शन और फिर वो आदत। इस प्रकार से आप देखोगे कि ये चीज़ें, एक विचार आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंज ला सकता है। इसलिए अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे विचार आपके दिमाग में आएंगे और अच्छी आदतें आपकी क्रिएट होगी और उन्हीं आदतों से आप अच्छे एक्शन ले पाओगे। इसलिए जिस व्यक्ति का भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए, उसकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए उस व्यक्ति को अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए और अच्छा हमेशा अच्छा ही सुनना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में आ जाए, यानी आपका लग्नेश जो है सेकंड हाउस में आ जाए। जीव कहाँ चला गया? सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस किस बात को रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हाउस है फाइनेंस का, कुटुंब का। तो इस व्यक्ति का झुकाव कहाँ हो गया? फाइनेंस की ओर, कुटुंब की ओर। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर रहेगा फाइनेंस का कि मुझे इतना पैसा कैसे सरवाइव करना है, कैसे करना है, कैसे सेविंग करनी है, कैसे मुझे मैनेज करना है, अपने कुटुंब को, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करके चलना है। कहीं ना कहीं वो उसकी जो उलझन है, उसका जो प्रेशर है, आपको सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। इसलिए बोला जाता है कि जिस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को फाइनेंस से रिलेटेड नया नया नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जिससे उसका ये जो बैलेंस है, जो प्रॉब्लम है, वो कम से कम हो सके। सेकंड फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट यदि थर्ड हाउस में आ जाए, तो जीव कहाँ चला गया? थर्ड हाउस में चला गया। तो थर्ड हाउस चला गया तो क्या होगा? थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपके नेबर है, सिबलिंग है, कम्युनिकेशन है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? कम्युनिकेटर हो सकता है, उसको बातें करना बहुत पसंद हो सकता है। ये व्यक्ति जितनी शॉर्ट ट्रेवल करेगा उतना उस व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जीव कहाँ है? थर्ड हाउस में है। ये अपने पड़ोसियों से जितने अच्छे संबंध रखेगा, अपने सिबलिंग से जितने अच्छे संबंध रखेगा, उससे क्या होगा? उससे इस व्यक्ति का फिजिकल और मेंटल वेलबींग, यानी हम जिसको बोल सकते हैं फर्स्ट हाउस, वो अच्छा रहेगा। इसका झुकाव जो रहेगा वो सोशल मीडिया में, लोगों से बातें करने में, इन चीज़ों की ओर विशेष झुकाव रहेगा उस व्यक्ति का। और इनसे जुड़ा हुआ जो प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे सकता है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट फोर्थ हाउस में आ जाए तो क्या डिकोड करोगे आप इसको कि जीव कहाँ चला गया? जीव चला गया घरेलू वातावरण में, फैमिली डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इसी जहदोजहद में फंसा हुआ रहेगा। इसके ऊपर फैमिली का जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके रखेगा। फोर्थ हाउस क्या है? मेंटल पीस है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की मानसिक शांति भी वहां से जुड़ी भी रहेगी। इस व्यक्ति को बोला जाता है कि जो व्यक्ति जितना फूड का डिस्ट्रीब्यूट करे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा रूल करता है और चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है फूड को। फोर्थ हाउस आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट हाउस को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे हम डिकोड कर सकते हैं, तो जिस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए, उस व्यक्ति को अपने खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए अपनी मदर की ब्लेसिंग कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। ये सबसे अच्छी रेमेडी है जिस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए। लोगों को खाना खिलाना, मदर की ब्लेसिंग लेना, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट रहेगा। अदरवाइज क्या होगा? ये चीजें उसके ऊपर अनावश्यक प्रेशर क्रिएट करती रहेगी कि फैमिली में जो भी बात होती है और होती है, इनसे वो डिस्टर्ब रहेगा। फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब फिफ्थ हाउस में हो जाए, तो फिफ्थ हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फिफ्थ हाउस है आपके चिल्ड्रन का, आपके बच्चों का। पहली संतान, प्रथम संतान देखी जाती है फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस आपके एंजॉयमेंट का भी है। आपके जो लव अफेयर होते हैं वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं हम।
हमारी जो स्किल है, जो क्रिएटिविटी है, ये क्या है, फिफ्थ हाउस है। आप जो लर्निंग ले रहे हो, जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट की मंत्र साधना करते हो, लर्निंग करते हो, ये फिफ्थ हाउस से देखते हो। तो इस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर किसका होगा? बच्चों से संबंधित हो सकता है कि वो लव अफेयर के अंदर बहुत ज्यादा झुकाव इसका इस साइड में हो। और हम सब जानते हैं किसी व्यक्ति का झुकाव अति सर्वत्र वर्जित है। तो यहां पर क्या होगा कि इस भाव से, इस कंजंक्शन से, जिसका फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, उसको अच्छा करने के लिए या पॉजिटिव करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस व्यक्ति को चाहिए कि वो जो भी बच्चों के आश्रम बने हुए हैं या जो बच्चे हैं जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं है, वहां जाकर आप उनकी हेल्प करें। किसी भी प्रकार से आप उनको खाना खिलाना, कपड़े देना, आर्थिक मदद, किसी प्रकार से आप उनकी मदद करें। हॉस्पिटल में जाके बच्चों की सहायता करें आप। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव यूटिलाइज आप कर सकते हो। यदि फिफ्थ फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में आ जाए, यानी आपका लग्नेश कहाँ गया, सिक्स्थ हाउस में आ गया, तो आप इसको कैसे स्टडी करोगे? अब देखिए, जीव कहाँ आ गया, जीव आ गया सिक्स्थ हाउस में। अब सिक्स्थ हाउस पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव कैसे है कि फिफ्थ हाउस बीमारी को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति आए दिन हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सिक्स्थ हाउस में आ गया जीव। हो सकता है उसे कंटिन्यू डिस्प्यूट रहे, क्योंकि डिस्प्यूट को भी रिप्रेजेंट करता है। बीमारी है, डिस्प्यूट है, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होना। लेकिन सिक्स्थ हाउस से पॉजिटिव क्या देख सकते हैं? डेली रूटीन, सेवा भाव। तो यदि वो व्यक्ति सेवा भावी बन जाए, मंदिर में, गुरुद्वारा में, किसी भी जगह जहां पे लोगों की सेवा के रूप में वो कार्य करता हो, दिखावा नहीं, सेवा, यदि वो सेवा भावी बन जाए, अपना डेली रूटीन अच्छा रख ले, तो क्या होगा? ना तो वो बीमार होगा, ना ही उसके कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ में होंगे। षड रिपु उसके ऊपर भारी नहीं होगी, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 प्रकार के शत्रु बताए गए हैं हमारे, जो कहां से देखते हैं हम? सिक्स्थ हाउस से। तो जो व्यक्ति सेवा भावी है, निस्वार्थ सेवा करता है लोगों की, तो उसके अंदर अहम नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा कि उस चीज को कवर कर लेगा। और सिक्स्थ हाउस में आप देखोगे कि जब शुभ ग्रह बैठते हैं, तो ये आपकी षड रिपु को कम करने का प्रयास करते हैं, या आप उनके ऊपर विजय होना चाहते हो तो भी ये जो बेनिफिक प्लेनेट है, ये आपकी हेल्प करते हैं। वहीं यदि मेलेफिक प्लेनेट आ जाए, शनि, मंगल, राहु, केतु, तो क्या होता है कि ये नेगेटिव प्लेनेट, नैसर्गिक अशुभ ग्रह, आपको इन षड रिपु के अंदर और ज्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं और आपके ऊपर ये षड रिपु हावी होने लग जाती है। गुस्सा आना, लोगों से ईर्ष्या करना, जेलिसी की भावना होना, अहम का आ जाना, ये चीजें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में होती है, तो आप उस व्यक्ति को बोलिए कि यदि आपके हेल्थ इश्यूज रह रहे हैं, आपका लोगों से डिस्प्यूट रह रहा है, तो आप अपने रूटीन को अच्छा कीजिए, आप लोगों की सेवा कीजिए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए। सबसे अच्छा उपाय है ये। फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब सेवंथ हाउस में आ जाए, तो सेवंथ हाउस के आपके सामने वाला व्यक्ति, आपका पार्टनर, वे बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। सेवंथ हाउस को मेरिज से देखते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है कि शुभ ग्रह यहां बैठ गए, तो क्या होगा? आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पार्टनर का दबाव आपको फील नहीं होगा, आपको वहां पे वो जिम्मेदारी लगेगी अपनी कि मेरी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वहीं यदि नेगेटिव प्लेनेट आ गए, तो वो वहां पर प्रेशर क्रिएट करेंगे आपको, आपका झुकाव भी उधर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड कहाँ चला गया? सेवंथ हाउस में। और वहां से आपको नेगेटिव प्रेशर कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर दिखाई देगा, जो कि अच्छी बात नहीं होती। तो ये फर्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट का। फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब एट्थ हाउस में आ जाए, तो क्या होता है? देखिए, फर्स्ट हाउस लॉर्ड का 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं है।
सिक्स हाउस स्टडी कर लिया, एट्थ हाउस अभी आपको मैं बता रहा हूँ और ट्वेल्थ हाउस भी बताऊंगा। इसको बोलते हैं त्रिक भाव, 6, 8, 12 को। तो इनमें जाना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए सिक्स हाउस क्या है, सिक्स हाउस त्रिसुड़ा भाव में भी आता है, 3, 6, 11 में, और त्रिक भाव में भी आता है 6, 8, 12 में। तो सिक्स तो वैसे भी मेलेफिक हाउस हो गया। और महर्षि पाराशर जी बोलते हैं कि अष्टम भाव 12 भाव के अंदर सबसे पापी भाव बोला गया है अष्टम भाव को, क्योंकि यहां से हर तरह की प्रॉब्लम हम देखते हैं। जब भी आपके जीवन में अचानक कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपका वहां पे एट्थ हाउस, राहु, इनकी एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। आप स्टडी करोगे तो आपको पाओगे कि ये कहीं ना कहीं एक्टिव हुए हैं, या तो राहु या एट्थ हाउस, इनकी एक्टिवेशन जो है ये चीजें क्रिएट कराती है एकदम से कोई प्रॉब्लम का आ जाना। जीवन में जो भी सडन इवेंट होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो वो अष्टम भाव से होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन के ऊपर गाना गा रहा है और किसी ने उसको शूट कर लिया और वो वायरल हो गया और वो रातों रात ही स्टार बन गया, तो ये किसका कार्य है? ये एट्थ हाउस का कार्य है कि सडन कोई इवेंट करवा देना। हालांकि राहु का इसमें रोल है, लेकिन एट्थ हाउस की एक्टिवेशन ये बताती है कि व्यक्ति के सडन इवेंट होगा। तो हुआ क्या कि रातों रात उसको स्टारडम मिल गई, स्टार बन गया वो। एक व्यक्ति घर पे बैठा है और एकदम से उसके ऊपर रेड पड़ जाना, तो ये क्या है? एट्थ हाउस है। अचानक से जो भी घटना लाइफ में होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं। अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड यानी व्यक्ति स्वयं, व्यक्ति इस कुंडली का जीव कहां चला गया? एट्थ हाउस में, जो कि प्रॉब्लम्स का भाव है। तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टम भाव जब भी आपको कुछ देगा तो ये आपको उसकी पूरी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अष्टम भाव से जब भी आप कुछ लेते हो तो इसके लिए आपको कीमत चुकानी होती है, कभी भी वो अपनी बिना कीमत के कुछ देता नहीं है। क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो रिसर्च है, प्रॉब्लम्स के साथ साथ में ये रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है, ये ओकल्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ज्योतिष, ये अष्टम भाव का है। अब एक साइंटिस्ट है जो रिसर्च करता है, और उसका जो रिसर्च है, उसका जो उसको रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव, या कोई वो इन्वेंट करता है चीज को, तो उसके लिए वो कितनी मेहनत करता है। उसको ना खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं रहता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रिलेटिव्स कौन है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। उसका पूरा ध्यान एक तरीके से वो वैज्ञानिक, वो साइंटिस्ट अपना पूरा जीवन कहाँ लगा देगा? उस इन्वेंशन के अंदर लगा देगा, उस रिसर्च के अंदर लगा देगा। तब जाके उसका इन्वेंशन सक्सेस होगा और उसको रिजल्ट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार एक एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर डीप रिसर्च करेगा, उस सब्जेक्ट के तह तक जाएगा, वो उसको सीखने का प्रयास करेगा। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च में लग जाते हो, तो आपके अदर कॉन्टेक्ट जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती कि आप बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी भी रखो और अपने सब्जेक्ट को भी बहुत सीरियस टाइम दो। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। और वैसे भी बोला जाता है कि एक एस्ट्रोलॉजर को कनेक्टिविटी कम रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। जितनी एनर्जी आप अपने ऊपर खर्च करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो एट्थ हाउस में अगर लग्नेश चला गया, तो एट्थ हाउस क्या? अंधेरा अंधकार है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रॉब्लम तो होगी होगी। अब एट्थ हाउस क्या है? निज दोष है, यानी आपकी खुद की गलती है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम कहां से होगी? खुद के डिसीजन की वजह से प्रॉब्लम आएगी। व्यक्ति स्वयं कहां चला गया? एट्थ हाउस में। अब एट्थ हाउस में पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा नहीं नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव कैसे होता है? पॉजिटिव होता है जब वो व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे एक व्यक्ति है जिसका एट्थ हाउस एक्टिव है, अब उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले, या वो प्रॉब्लम को फेस करे। जब भी एट्थ हाउस एक्टिव होता है, एट्थ हाउस लॉर्ड की दशा चलती है या ट्रांजिट होता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का ट्रांसफॉर्म होता है। और ये अच्छी बात है कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो बढ़िया है, अदरवाइज ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाता है। यहां पर सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो ये है कि वो व्यक्ति सीक्रेसी मेंटेन करना सीख जाए। यदि
तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी लग्नेश की प्लेसमेंट 8th हाउस में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो भी काम है उसको चेंज करके हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे आप एज ए टीचर, आपको टीचर हो, तो आपका जो प्रोफेशन है, आपकी ऐसी प्लेसमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, प्लेसमेंट ना भी है तो भी आप 8th हाउस को पॉजिटिव यूटिलाइज करने के लिए अपने काम को डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, अलग अलग तरीके से। हर बार आप एक मेथड ना लगाएं, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका 8th हाउस जो है वो पॉजिटिव वर्क करेगा। सीक्रेसी मेंटेन करोगे, इससे आपका 8th हाउस अच्छा वर्क करेगा। लेकिन 8th हाउस को समझने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये चीज है। 8th हाउस किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ दिए, बिना गंवाए वो आपको कुछ देगा नहीं। बहुत कुछ खोना पड़ता है आपको, तब जाके 8th हाउस आपको अपने पॉजिटिव रिजल्ट देता है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में चला जाए तो क्या होगा। अब यहां पर 9th हाउस है आपके धार्मिक एक्टिविटीज का, आपके ट्रेडिशन का, आपके रिचुअल्स का, आपकी जो भी परंपरा है। तो यदि ये व्यक्ति नास्तिक हुआ, यानी अपने धर्म में विश्वास नहीं रखता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, तो क्या होगा, इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी। और वहीं यदि व्यक्ति 9th हाउस के अकॉर्डिंग चलने वाला हुआ, अपने फादर की रेस्पेक्ट करने वाला, गुरु की रेस्पेक्ट करने वाला, अपने ट्रेडिशन को, रिचुअल्स को मानने वाला, तो क्या होगा कि फर्स्ट हाउस इसका अच्छा वर्क करेगा और इसको 9th हाउस से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि 9th हाउस क्या है, 9th हाउस का आपका भाग्य स्थान है। कुंडली में कुछ भी हो, आप अपने 9th हाउस को कभी भी डैमेज मत करना। क्योंकि 9th हाउस यदि आपका डैमेज हो गया तो आपका तो खुद का नुकसान होना ही होना है, आपकी संतान का भी नुकसान होना है इससे। क्योंकि 9th हाउस आपके संतान का पंचम भाव है, यानी आपकी संतान की बुद्धि है। तो आपका 9th हाउस जितना अच्छा रहेगा, आपकी संतान की बुद्धि उतनी अच्छी वर्क करेगी। क्योंकि पंचम से पंचम बनता है ये। आपके द्वारा किए गए कर्म आपके आने वाली पीढ़ियों का भाग्य का निर्माण करते हैं। आपके द्वारा किए गए कर्म आपके आने वाली पीढ़ी के भाग्य का निर्माण करते हैं। आपने सुना होगा कि जिस घर में अच्छे बच्चे होते हैं, तो हमने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि इनके पेरेंट्स भी इतने अच्छे हैं तो बच्चे तो अच्छे होने ही हैं। तो ये चीज होती है कि आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो आपकी ऐसी संतान हुई। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके संस्कार चलते हैं। फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 10th हाउस में आ जाए तो बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति काम नहीं कारनामे करता है। कारनामे का मतलब यहां पर यह है कि वो अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा कुछ ना कुछ बड़ा करेगा वो। 10th हाउस क्या है, आपके कर्म है, ओवरऑल जो भी आपके कर्म होते हैं। 10th हाउस आपका स्टेटस है, आपकी जो भी इमेज क्रिएट करते हो वो 10th हाउस से हम देखते हैं। तो जीव कहाँ आ गया, 10th हाउस में आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को अपने स्टेटस को लेकर, अपनी अथॉरिटी को लेकर ये बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज फील करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म को नियंत्रण में रखता है, ये बहुत अच्छी बात है। अपने जो कर्म होते हैं उसको अपने कंट्रोल के अंदर रखता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर एक प्रेशर फील करता है। बार बार उसको लगेगा कि नहीं, ये चीजें जरूरी है। अब इसको पॉजिटिव यूटिलाइज करने के लिए क्या कर सकता है कि वो व्यक्ति आपका जो भी प्रोफेशन हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो तो एजुकेशन से, किसी का शेयर मार्केट से रिलेटेड हो तो शेयर मार्केट से, जो भी आपका प्रोफेशन हो उसके रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो इससे आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड अच्छा रहेगा। आपका फर्स्ट हाउस हमेशा पॉजिटिव करेगा, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी। यदि फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 11th हाउस में आ जाए तो 11th हाउस क्या है, आपकी इच्छा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, एम्बिशियस होगा। ऐसा व्यक्ति
सोशल पर्सन होगा, क्योंकि 11th हाउस क्या है, आपका सोशल सर्कल है। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जितना सोशल रहेगा, जितना लोगों से मिलेगा, जितना लोगों से बातें करेगा, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए अच्छा है। तो बोला भी ये जाता है कि जिस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस लॉर्ड 11th हाउस में हो, उस व्यक्ति को हमेशा सोशल रहना चाहिए, लोगों से मिलते रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो ये चीज अच्छी तरीके से वर्क करती है। यदि फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 12th हाउस में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है। एकांत प्रिय क्यों होता है? क्योंकि 12th हाउस क्या है? 12th हाउस है आइसोलेशन। अब देखिए, आप इस आइसोलेशन को कई तरीके से देख सकते हो। बोला जाता है कि हमारे पुराने जो डिक्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं बोलते हैं कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड 12th हाउस में आया है तो ऐसे व्यक्ति की जेल यात्रा का योग बनता है। अब जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति जेल ही जाए। यदि उस दशा के दौरान वो किसी डिजीज को फेस कर रहा है तो हो सकता है वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप वैसे भी आइसोलेट होते हो, घर वालों से अलग होते हो। एक व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी ले लेता है, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ग्रोथ कर लेता है, समाधि की ओर जाता है, ध्यान मुद्रा में जाता है, तो वो क्या करता है? वो आइसोलेट हो रहा है। तो जो व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है वो भी आइसोलेट है, जो व्यक्ति जेल में बैठा है वो भी आइसोलेट है, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में चला गया वो भी आइसोलेट हो गया। तो इस प्रकार से आप एक ही भाव से बहुत सारी चीजें स्टडी करके बता सकते हो। कभी भी एक पॉइंट को पकड़ के आप प्रिडिक्शन ना दे कि ये ऐसा होगा इसलिए फाइनल है कि जेल यात्रा होगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि 12th हाउस क्या है? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो जिस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस लॉर्ड 12th हाउस में आ जाए, इस व्यक्ति को रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि यदि वो रेगुलर मेडिटेशन नहीं करेगा, स्पिरिचुअल नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे धीरे धीरे वो क्या करेगा? आइसोलेट होने लग जाएगा, लोगों से कटने लग जाएगा और डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति होने लग जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से आप फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट को डिफरेंट हाउसेज में स्टडी कर सकते हो। अब मैं ये शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। आपके जो भी डाउट हैं इससे रिगार्डिंग आप आराम से पूछ लीजिए, ठीक है? नोटिफिकेशन म्यूट करिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। तो आज जो क्लास मैंने ली है, जो अपन ने डिस्कस किया अभी तक, इसके रिगार्डिंग आपके कोई डाउट है तो आप अब अपने डाउट पूछ लीजिए आराम से। और हाँ, डाउट पूछने से पहले मैं आप सभी लोगों को आज का असाइनमेंट देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको प्लेसमेंट बताई कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेज में कैसे रिजल्ट देती है, आप मुझे आने वाले 4 दिनों के अंदर फ्राइडे से पहले पहले डिफरेंट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हो जाए तो वो क्या रिजल्ट देगी, ये मुझे आप पर्सनली मैसेज करके बताओगे। जैसे सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए, थर्ड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए, नाइन्थ हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो ये सारी चीजें जो है ये आप मुझे बताओगे कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। अगर आपकी ये चीज सही जाएगी, इट मीन्स मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सीरियस हो क्लास को लेकर और आप जो स्टडी कर रहे हो ये कहीं ना कहीं वर्क कर रही है। अदरवाइज पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप ये बोलोगे कि हम चार्ट देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जब कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट हो तो आप लोग अच्छे से स्टडी कर पाओ। तो आपके जो भी डाउट होते हैं आप नोट डाउन कीजिए। आज जो भी कंजंक्शन पढ़ा, डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस लॉर्ड की पढ़ी, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट हैं वो आप हैंड रेज करके या कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हो। अगर आपके कोई डाउट नहीं रहता है इट मीन्स मैं ये समझूंगा कि आपकी ये चीज जो पढ़ाई है ये क्लियर है।
हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ मनीषा जी बताइए। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सर आपने कहा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ भी रहेगा उस हिसाब से उसको वो काम करना चाहिए। उस चीज़ में उसका झुकाव होगा। वो ठीक है। लेकिन सर वो फर्स्ट हाउस में प्लैनेट्स जो होंगे उसके भी लॉर्ड देख के फिर उसका भी प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे पहले किसी भी हाउस को आप स्टडी करो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस हाउस के अंदर कोई प्लेनेट की प्लेसमेंट है या नहीं है। जिस प्लेनेट की प्लेसमेंट होगी सबसे ज्यादा प्रभाव उसी प्लेनेट का आएगा। ओके। अगर कोई प्लेनेट वहां पर नहीं है तो आपको ये देखना है कि उस भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है। ओके। ठीक है, प्लेनेट भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं आ रही, फिर आपको ये देखना है कि हाउस लॉर्ड कौन से भाव में गया है। इस प्रकार से आप सारी चीजों को देखकर फिर आपको बोलना है किसी भी चीज के बारे में। जो ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह के कारक तत्व वहां पर उस भाव में आपको देखने को मिलेंगे 101%। शनि लग्न में आ गया तो शनि अपना रूप दिखाएगा, मंगल आ गया तो मंगल अपना रूप दिखाएगा, सूर्य लग्न के अंदर आ गया तो व्यक्ति के अंदर वो अथॉरिटी वाला सीन देखने को मिलेगा। जी। मतलब हर ग्रह अपने कारक तत्व हमेशा अपने साथ में रखता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखो आप। ओके सर। लग्न में प्लैनेट्स जो होंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या लग्न का लॉर्ड जहाँ बैठा है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा? जो प्लेनेट बैठा को उसका प्रभाव पहले आएगा। ओके। ठीक है। ओके सर। प्लेनेट का प्रभाव बैठेगा जिस भाव में भी बैठा है वहां पर पहले उस प्लेनेट को स्टडी करना, उसको महत्व देना आपको। जी। इस प्रकार से स्टडी करो आप। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा कि आपको, जैसे आज मैंने पढ़ा है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेज में क्या रिजल्ट देती है। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि डिफरेंट हाउसेज की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हो जाए, डिफरेंट हाउसेज लॉर्ड की प्लेसमेंट, तो वो कैसे रिजल्ट आप कैसे स्टडी करोगे। जैसे सेवंथ हाउस लॉर्ड फर्स्ट में आ जाए, नाइन्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट में आ जाए, टेंथ हाउस लॉर्ड फर्स्ट में आ जाए, तो इन सब का आप लिखोगे और मुझे पर्सनली आप मुझे बताओगे। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। और आप में से और कोई डाउट? हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर मैं एक चार्ट पढ़ रही हूँ। जी। उसमें सिक्स्थ हाउस में जैसे 2 नंबर लिखा है। हम्म। सो 2 नंबर शुक्र का होता है और शुक्र प्लेस्ड है 8th हाउस में। ठीक हम्म। है। हम्म। तो अगर हम मैं डिजीज का जैसे सपोज करिए स्टडी कर रही हूँ हम्म। और इसका 2 से जो 12th हाउस है वो मतलब सामने वाली दृष्टि 12th हाउस की पड़ रही है 6th हाउस पे। हाउस की दृष्टि नहीं होती मैडम, प्लेनेट की दृष्टि होती है। मतलब वो देखता है ना भाव, एक दूसरे के सामने जो भाव देखता है। देखिए आपने बोला कि सिक्स हाउस में 2 नंबर साइन है और हम्म। विनस है वो 8th हाउस में है। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ, तो जब वीनस की दशा चलेगी या वीनस ट्रांजिट में आएगा तो हो सकता है कि इस व्यक्ति का कोई सर्जरी का सीन आपको देखने को मिले। ओके। वीनस हमारे स्टमक से नीचे के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम्म। उनसे जुड़ी हुई कोई डिजीज या कोई सर्जरी, अगर यहाँ पर मार्स कनेक्ट हो जाए तो वो कट लगवाता है, वो सर्जरी डेफिनेट वो कंफर्म कर देता है। सर लग्नेश में जैसे मार्स है। हाँ, तो दृष्टि आ गई, 8वीं दृष्टि आ गई, हाँ। तो चांस बनते हैं सर्जरी के। तो सर इससे जैसे अगर हम देखना चाहें, जैसे सपोज कि डिलीवरी है वो सर्जरी है, अगर सी सेक्शन हुआ है तो सर्जरी होगी।
तो वो सर्जरी है, मतलब देरी वो होगा। लेटर लाइफ में भी सर्जरी का भी मतलब योग बनता है। देखो क्या होता है चार्ट के अंदर, योग बताता है कि घटित होगा, लेकिन हाँ दशा बताएगी कि घटित कब होगा। हाँ। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने हम्म किसी के चार्ट में देखा कि विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, हम्म अब वो योग तो बन रहा है, लेकिन योग फलित कब होगा? जब उसकी दशा चलेगी। हम्म। तो पॉजिटिव योग हो या नेगेटिव योग हो, वो अपना परिणाम तब दे पाएगा जब उसकी दशा चलेगी। अगर दशा नहीं है तो डोंट वरी, अच्छा। ये चीज है। औ- और सर जैसे 12th हाउस में शनि है, तो अगर हम इसको ऐसे भी डिकोड करना चाहें कि पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, सपोज कीजिए एंकल पे या फिर फीट में प्रॉब्लम आ सकती है, दर्द रह सकता है, कुछ इस टाइप से भी डिकोड कर सकते हैं। 12th हाउस आपके पैरों को, अपने जो पैर होते हैं, फुट होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और शनि क्रोनिक डिजीज को दर्शाता है, पुरानी जो बीमारी होती है हम्म। उनको शनि रूल करता है। तो हम ये कहेंगे कि पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, क्रोनिक है मतलब लगातार हाँ चलता हो रहेगा वो। सकता है, बिल्कुल। ओके। हाँ, इसमें आप है ना कनेक्टिविटी हाउस की भी कर सकते हो कि शनि कौन से भाव का स्वामी होके बैठा है, वो भी आप देख सकते हो साथ में। अच्छा। हाँ, सेकंड हाउस का जैसे लॉर्ड बैठा है शनि, वो तो सेकंड हाउस लॉर्ड का तो 12th हाउस में आना ये दिखाता है कि इस व्यक्ति का इनकम का सोर्स 12th हाउस से रिलेटेड है। 12th हाउस में जैसे राहु आ जाए तो हम बोल सकते हैं इस व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हम्म राहु जब भी 12th, सॉरी, सेकंड हाउस में जब राहु आता है हम्म तो हम ये बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के फूड पॉइजनिंग का इशू हो सकता है। हम्म। ग्रहों जी, की डिजीज को भी आप कारक तत्व के हिसाब से देख सकते हो। जैसे ये शनि 12th हाउस में बैठा है और ये सेकंड और थर्ड का हाउस लॉर्ड बन के बैठा है, तो सेकंड और थर्ड का। हाँ 10 और 11 नंबर जो है सेकंड और थर्ड में है। सेकंड हम्म, में 10 नंबर है और थर्ड में 11 नंबर है, और उसमें जुपिटर भी है बैठा हुआ। सेकंड हाउस हमारी आइज भी है। आईज। हाँ, देखिए सेकंड हाउस आइज को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी जो कुंडली होती है, ये राइट वाला पोर्शन जो है, फर्स्ट से हम्म। लेकर 7 तक, ये हमारे राइट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और 7 से लेकर 12 हमारे लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार आप इतने सूक्ष्म लेवल के ऊपर भी जा सकते हो। सर अगर हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये किस तरह से बनेगा? जैसे इनकम के लिए, जैसे आपने बोला बिजनेस अगर हम करते हैं तो वो हम 7th हाउस देखते हैं, जी, और अगर हमें जॉब देखनी है तो वो हम 6th हाउस से देखेंगे। बिल्कुल। तो इसमें 12th से हम प्रोफेशन कैसे जोड़ सकते हैं, 12th हाउस से सेकंड हाउस 12 से प्रोफेशन, वो तो आप ये देखो ना कि वहां पे 10th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, सेकंड हाउस लॉर्ड कहाँ जा रहा है, 7th हाउस लॉर्ड जो बिजनेस को रूल करता है वो कहाँ जा रहा है, इनकी सबकी कनेक्टिविटी देखनी होती है। अब सेकंड हाउस लॉर्ड 12th में चला गया, इट मींस इस व्यक्ति का जो इनकम का 12th हाउस में कोई प्लेन, सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है क्या? से? नहीं सर, प्लैनेट नहीं है, सिर्फ ठीक है, 10 नंबर लिखा है। तो सेकंड हाउस लॉर्ड कहाँ चला गया? 12th में। 12th हम्म रिप्रेजेंट करता है खर्चों को। हम्म। ऐसा व्यक्ति जितने खर्चे करेगा उतना पैसा आएगा इस व्यक्ति के पास में। ये चाहता तो है कि सर ये नैतिक और मैं करूं। अनैतिक खर्चों को भी दर्शाता है, जैसे अगर खर्चे नैतिक भी अनैतिक हो सकते हैं। अनैतिक हाँ, अब देखिए अनैतिक खर्चे कब होंगे? जब राहु जिसे ग्रह है वहां पर आ जाए। सो ये मैनिफिक प्लैनेट्स हो गए ना, जैसे अगर आप कह रहे हाँ, हैं कि तो शनि वहां पे बैठा है तो अनैतिक चीजों में खर्चे कराएगा। कराएगा। जुपिटर को देख लीजिए, जुपिटर की दृष्टि तो नहीं आ रही कहीं उस पे? जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में बैठा है, उसकी सप्तम दृष्टि भाग्य पे है और नवी दृष्टि केंद्र पे, मतलब 10th हाउस, 12th 11th हाउस पे है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा है। तो नहीं आ रही दृष्टि। अब देखिए, ये शनि जो है सेकंड हाउस लॉर्ड भी है, थर्ड हाउस लॉर्ड भी है। हम्म तो इस व्यक्ति का पैसा ज्यादा खर्च कहाँ होगा? ट्रेवलिंग के ऊपर, अपने जो कम्युनिकेशन के डिवाइस वगैरह है उनके ऊपर हो सकता है वो खर्चा करे। हो सकता है कि ये अपने कुटुंब के ऊपर लेकर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे। इस हिसाब से आप हाउस को लिंक करते हुए चलिए। थर्ड हाउस आपकी हॉबी है, शॉर्ट ट्रेवल है, हम्म। तो इनके ऊपर व्यक्ति पैसा खर्च करेगा। जैसे हम अन्यथा शॉर्ट ट्रैवल, हम जैसे कह रहे हैं जुपिटर बैठा है, तो हम ये कहेंगे कि इनकी शॉर्ट ट्रैवल जो होगी वो धर्म कर्म से रिलेटेड होगी या धार्मिक स्थानों पे शॉर्ट ट्रैवल होगी। हाँ, इससे नाइन्थ हाउस से कनेक्शन हो रहा है दृष्टि से, तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाँ हाउस 9th हाउस में दृष्टि आ रही है, 9th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा नहीं है, सिर्फ बिल्कुल। राशि बैठी है, मतलब हाँ, 5 नंबर की।
बिल्कुल। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल होगी, 9th हाउस आपकी लॉन्ग ट्रेवल होगी, और साथ ही साथ में धार्मिक यात्रा को भी देखनी है तो 9th हाउस से देखनी है आपको। ओके। इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हो। और सर एक जैसे मेरी मदर का ही है केस, वो जैसे अभी गवर्नमेंट जॉब में है, अब वो रिटायर हो रही हैं, अब वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं अब रिटायरमेंट के बाद क्या काम करूं, सो मुझे उनका 7th हाउस देखना चाहिए उस केस में। 10th हाउस भी देखो आप कि वो क्या कर सकते हैं। 10th हाउस भी, अब 10th हाउस में फिर दृष्टि देखनी पड़ी क्योंकि कोई प्लैनेट तो बैठा हुआ नहीं है। देखिए, अपन जो काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं काम? सबसे इच्छा पूर्ति पहले, के लिए। हाँ जी, इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति के लिए हम जो काम करते हैं उसके एवज में हमें कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति होती है। हम्म। तो आप उनके चार्ट में ये देखो कि उनका इनकम का सोर्स क्या बन रहा है, कौन कौन से कार्य हैं जो उनके डोमेन के अंदर आते हैं। आज मैं चाहूँ कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरा डोमेन है कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, कंसल्टेंसी दे सकता हूँ। ये मेरा ईश्वर ने एक डोमेन बना के भेजा है। हर व्यक्ति का भगवान ने कोई ना कोई डोमेन जरूर बनाया है, कि एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक व्यापारी है। तो हर व्यक्ति का एक डोमेन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि इनका क्या डोमेन है, वो ही सजेस्ट कीजिए उनको। इसके लिए आपको 10th हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड शनि, ये तीनों चारों ग्रह आपको स्टडी करने हैं, शनि को भी देखना है। सर जैसे अगर वो खाने के लिए बोल रही है, तो जैसे मैं वो खाना बनाना चाह रही है, तो खाना तो हम जैसे देखते हैं 4th हाउस से देखते हैं, हाँ, और या फिर हम चंद्रमा से भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो 8th हाउस में बैठा है तो वो फिर तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा उस केस में। अब इसके लिए आपको 4th हाउस भी देखना है। हम्म। 4th हाउस भी, जब भी रेस्टोरेंट की बात आती है तो उसके लिए 4th हाउस भी देखा तो जाता है। अगर जैसे सूर्य बैठा है तो सूर्य जो है आप एक काम करना आस्था जी, आप मुझे उनका चार्ट पर्सनली भेज देना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा और आपको समझा भी दूंगा कि ये डिकोड कैसे किया जाता है। हाँ सर, थोड़ा डिकोडिंग में ही थोड़ी हेल्प चाहिए थी हाँ, उसकी। कोई नहीं, मैं आपको पर्सनली ये चीज समझा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके। ठीक है, आई थिंक आज का जो सेशन हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपने जो डाउट पूछे मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो आफ्टर सेशन कल आप मुझे फिर से मैसेज करके आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया है वो मुझे फ्राइडे तक कंप्लीट चाहिए, जिससे मैं ये आश्वस्त हो सकूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ सेशन देखने से, क्लास लेने से एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखोगे आप, इसके लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप सच में सीरियस हो तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने डाउट क्लियर होंगे आपके। ठीक है, तो इसी आशा के साथ में इस सेशन को मैं विराम देता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ताकि मुझे पढ़ने में अच्छा लगे और मुझे प्राउड फील हो कि हाँ मैंने जिनको पढ़ाया है वो आज अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।